नमस्ते जी, आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्ते एंड वेलकम टू द सेशन. वी आर जॉइंड बाय जश केसवानी. ही हैज़ रिसेंटली स्कोर्ड ऑल इंडिया थर्ड रैंक इन कंपनी सेक्रेटरी एग्जामिनेशन जो कि 2020 दिसंबर में हुआ था. सो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू जश. आपको और आपके परिवार वालों को, माता पिता को बहुत बहुत मुबारकें. कैसा फील कर रहे हो? ट्रैवलिंग है हाँ हाँ डेफिनेटली आउट ऑफ जश. द वर्ल्ड. बहुत खुशी हुई थी जब ये न्यूज़ पता चली थी. मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को ओके. बताया था कि आपको रैंक आई है, आप अच्छा, जानिए. डेफिनेटली एन आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग. तो ये आपके आपके पास फ़ोन आया था इंस्टीट्यूट की तरफ से? नहीं सर, मेरे को इंस्टीट्यूट के कॉल तो नहीं आया था. अच्छा मेरे क्लासेस के फ्रेंड्स ने मेरे को मैसेज किया कि आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, आप रैंक चेक करिए. एंड फिर अच्छा. कुछ देर बाद रैंक शीट का पीडीएफ आया कि आपको थर्ड रैंक आई है. तो अरे वाह, दैट्स वेयर आई. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. असल में क्या होता है, जो सीए वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको जो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक होता है जिन स्टूडेंट्स का सीए के अंदर, उनको रिजल्ट अनाउंस होने से आधा घंटा पहले या एक घंटा पहले प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट. साहब से फ़ोन आता है. जो इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, उनसे फ़ोन आता है और वो इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई हमारा रिजल्ट अगले एक घंटे में आने वाला है वेबसाइट पे, लेकिन आपका फर्स्ट रैंक है या फॉर दैट मैटर सेकंड या थर्ड रैंक है. तो रैंक होल्डर्स, जो पहले तीन रैंक होल्डर्स होते हैं, उनको पहले से पता चल जाता है सीए में. तो आई थॉट कि हाँ ऐसा ही कोई प्रोसेस आपके साथ भी रहा होगा कंपनी सेक्रेटरी में. लेकिन जैसे आप बता रहे कि आपको तो बाद में पता चला रैंक के बारे में. तो स्कोर तो आपका बड़ा अच्छा है, मैंने देखा बड़ा कंसिस्टेंटली सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आपने बड़ा कंसिस्टेंट स्कोर रखा है. तो क्या राज क्या रहा है इतना कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का? सर, राज तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी और को पता नहीं होगा. सबको पता होता है अपनी टीचर्स की बातें माननी होती है. हाँ सबको पता होता है ईमानदारी से देखने होते हैं. हाँ टीचर्स की बातें दिल से माननी होती है. टेस्ट देने होते हैं, रिवीजन करना होता है, पेपर सॉल्व करना होता है, जाना होता है पेपर लिखने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ. तो हाँ. राज तो कुछ नहीं, बस टीचर्स की बातें माननी थी. एंड आप जैसे अच्छे टीचर्स थे तो गाइड करने के लिए, तो ये तो होना ही था. नहीं, अब ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि बात मान ली. क्योंकि मैं ये देखता हूँ आजकल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो शायद अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड्स की बात ज़्यादा मानते हैं रादर देन अपने फैकल्टी मेंबर्स की. तो मेरे ख्याल से अगर फैकल्टी मेंबर्स की बात मान ली जाए, क्योंकि उनका एक जो एक्सपीरियंस है वो 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है जो कैरी कर रहे हैं, तो उनको पता है इन एंड आउट, उनको पता है कि क्या होगा कैसे होगा. और जैसे मैंने भी कई बार क्लास के अंदर ये बात बोली है कि अगर आपने एक या दो क्लासेस छोड़ दी है, एक या दो दिन अगर आपके छूट गए, तो उसका बैकलॉग आपका इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, तो वो बैकलॉग को ही कंप्लीट करने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो आपने क्लासेस को कितना कंसिस्टेंटली और कितनी रेगुलरिटी से आपने क्लासेस को करा था? सर, मेरा एक्चुअली मैं सीए फाइनल एंड मेरी आर्टिकलशिप चालू है. अच्छा, तो सी मैं फाइनल भी कर रहे हैं आप? अरे वाह. आर्टिकलशिप को ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है फर्स्ट मार्च अच्छा. को. तो मेरा आर्टिकलशिप चालू था जब मैंने स्टार्ट किया था क्लासेस. तो मैं खाली रिकॉर्डेड सेशंस देखता था ठीक एंड है. मैंने टाइम टेबल बनाया सबसे पहले स्टार्ट करने के. सिलेबस का वॉल्यूम देखा कि सारे सब्जेक्ट कैसे हैं. हाँ. और डेली का बनाया कि मेरे को डेली कितने क्लासेस देखने हैं. एंड बस वो सिस्टम से स्टिक टू किया. ठीक है. मैं ऐसा नहीं किया कि किसी सब्जेक्ट में ज्यादा गैप आ जाए कि हाँ. डिस्कनेक्ट. और किसी एक सब्जेक्ट में बहुत एक्सक्लूसिव ध्यान भी नहीं दिया. बिकॉज 8 सब्जेक्ट है तो 8 को ध्यान दिया. टाइम टेबल से शिफ्ट किया और कंसिस्टेंटली क्लास से कनेक्टेड था. नहीं, मैं आपने जो बात बोली उसी के अंदर मैं ऐड ऑन करूंगा. मैं आपका स्कोर देख रहा था कि सभी के अंदर वो लेट 60s एंड अर्ली 70s का स्कोर है. और सभी 8 के 8 पेपर में मेरे ख्याल से यही आपका वो विंडो रहा. 65 और 75 के बीच का जो स्कोर है वो सभी पेपर्स के अंदर ऐसे ही स्कोर बन रहा है आपका. तो मैं इस बात को लेकर बड़ा खुश हो रहा था. मैंने कहा यार कंसिस्टेंसी देखो, हर पेपर के अंदर उतर के आ रहा है. अदरवाइज कई बार हम लोग स्टूडेंट्स को देखते हैं कि एक पेपर में 40 आ रहे हैं, 42-45 में आ रहा है, दूसरे पेपर में 90 नंबर आ रहे हैं. तो वो उनका ग्राफ ऐसे फ्लक्चुएट करता है बहुत ज़्यादा. बट आपके केस में वो जो विंडो था बिटवीन 65 एंड 75 का, सारे नंबर मेरे ख्याल से लगभग उसी विंडो के अंदर ही हैं आपके. हाँ सर, मेरे को मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेसेस थोड़ी जल्दी रियलाइज हो गई थी. हाँ तो जो मेरी थोड़ी वीकनेस थी मैंने उन पे ज्यादा फोकस किया. हाँ. एंड स्ट्रेंथ पे भी काम किया ताकि अब स्किल्स को और बेटर कर पाऊँ. एंड बस सक्सेसफुल थी सर मैं. नहीं, बहुत बहुत अच्छा आपने स्कोर किया है. सीए के मुकाबले में सीएस में
क्या आपको फ़र्क क्या दिखाई दिया? क्योंकि सीए का अप्रोच अलग रहता है, वहाँ पे सब्जेक्टिव है। हालांकि अब तो कंपनी सेक्रेटरी में भी इन्होंने सारा सब्जेक्टिव कर दिया न्यू सिलेबस में, लेकिन एमसीक्यूज जब आपके यहाँ पे थे तो पढ़ाई लिखाई में कितना कितना अपने आप को चेंज करना पड़ा आपको? सर अकाउंट्स, एफएम एंड टैक्स में काफी चीजें चेंज करनी पड़ी मुझे, हाँ। बिकॉज मैं थियरी पेपर पे एंड फुल 100 मार्क्स का राइटिंग के पेपर में काफी था। इंटर के बाद पूरी ये आदत लग गई थी, हाँ। तो पढ़ने का अप्रोच चेंज करना पड़ा। आपने फर्स्ट लेक्चर ओरिएंटेशन में समझाया था कि कैसे टैक्स को अप्रोच करना है, वो अप्रोच को फॉलो किया एंड रिस्पेक्टिव टीचर्स ने जैसे अकाउंट्स एंड एफएम में बताया, बस वो अप्रोच को फॉलो किया एंड नहीं ठीक है। ये जो शिफ्टिंग था सीए से सीएस में, हालांकि देखो सब्जेक्ट वही है, चैप्टर्स वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन उसके बावजूद जो अप्रोच है ना पेपर की तरफ वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है। सीए में सब्जेक्टिव है, आप सब कुछ लिख के आ रहे हैं वहाँ पे, एटलीस्ट 70 मार्क्स का तो लिख ही रहे हैं आप वहाँ पे, और यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी में सारा ही 100% ऑब्जेक्टिव पेपर हो जाता है। तो वो पढ़ने का तरीका भी बदलता है, साथ साथ में हम लोग बोल रहे हैं उसको रिवाइज करने का तरीका बदलता है, पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका बदलता है। तो बहुत बहुत ज़्यादा उसमें हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसमें भी चेंज आ जाता है। पर बहुत अच्छी बात। अब एक बहुत ज़रूरी बात ये बताओ स्टूडेंट्स को कि आर्टिकलशिप के साथ में पढ़ाई, ये दोनों चीज़ें आपस में कैसे मैनेज करें आपने? ये बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे जो जूनियर्स हैं, 1 साल जूनियर 2 साल जूनियर जो हैं, उनको भी आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा कि जहाँ पे आर्टिकलशिप भी होगी उसके साथ में आपको पढ़ाई भी करनी है, चाहे वो पढ़ाई सीए की हो सीएस की हो, पढ़ाई तो करनी है। कैसे मैनेज किया वो सारा? सीए का जो आपका प्रिंसिपल हैं उनसे आपको कितना सपोर्ट मिला, और वो सारी बात बताओ बाकी सबको। सर मैं आर्टिकलशिप एक फॉर्म में कर रहा हूँ, मैं कंपनी में नहीं हूँ, मैं फॉर्म में कर रहा हूँ। तो वहां पर उनको एक आइडिया था कि ये कोर्सेज को एक्सप्लोर करेगा एंड मैं मेरे जॉब में 100% ऑनेस्टली जो भी काम करता हूँ। तो मेरे को 1.5 मंथ की लीव अलॉट एग्जाम से पहले। तो उसके पहले जब मेरी आर्टिकलशिप वर्किंग, मैं मेरा मॉर्निंग 10 o'clock रिपोर्टिंग एंड शाम में 8 o'clock मैं लीव करता था। तो मेरा टाइम टेबल होता था कि मैं थोड़ा सुबह सुबह 10 से रात 8 बजे? जी ओ गॉड, मतलब 10 घंटे की वर्किंग है, ये तो बहुत ज़्यादा वर्किंग है। तो मैंने एक टाइम टेबल बनाया, थोड़ा सुबह को 3 घंटे का सेशन पढ़ने का एंड रात को 3 घंटे का सेशन। तो उसके अंदर मैं डिवाइड कर देता था कि वीक में कौन से डेट पे मुझे कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं एंड समझिए अगर ड्यू डेट आ गई है तो मैं थोड़ा उसका सिलेबस पहले कवर कर देता था, थोड़ा एक्सटेंड करके। मॉर्निंग में 4 आवर्स, नाइट में 4 आवर्स, थोड़ी स्लीप कट आउट करता था। तो वैसे मैं अपनी जॉब पे भी ध्यान दे रहा था एंड आर्टिकलशिप पे भी, मेरे स्टडीज पे भी कोई असर नहीं पड़ता। पर मेरे एम्प्लॉयर्स को बहुत बड़ा फिर भी आपने जो बात बोली कि भाई अगर 10 घंटे का आपका वो काम है जहाँ पे आपकी आर्टिकलशिप है 10 घंटे का। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, ये 10 घंटे के अंदर ट्रैवलिंग टाइम इंक्लूड करके आप बता रहे हैं या ट्रैवलिंग टाइम इसके अलावा और एक्स्ट्रा लगता था आपको? सर ट्रैवल टाइम ज्यादा नहीं लगता, बस ऑलमोस्ट 55 मिनट दूर है, मैं बाइक गाड़ी पे जाता हूँ। तो अच्छा ट्रैवल टाइम हटा के अच्छा, ट्रैवलिंग टाइम हटा के बता रहे हो। चलो मैंने एक बार ट्रैवलिंग टाइम भी इसमें जोड़ दिया 1 घंटे का, और तो 11 घंटे तो आपके वैसे निकल गए। फिर शरीर को भी आराम देना है और उसके बाद रिवीजन भी करनी है, अपनी पढ़ाई भी करनी है, तो ये बड़ा हेक्टिक हो जाता होगा सारा। और 7 दिन का ये शेड्यूल अगर रहे तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है। और मेरे ख्याल से इतना हेक्टिक शेड्यूल आपने फॉलो करा, उसी का रिजल्ट है ये जो इतना अच्छा रैंक आपने ऑल इंडिया 3rd रैंक स्कोर करा है। तो मैं तो विश करूंगा आपको सीए में भी, आपका सीए फाइल में भी इसी प्रकार के रैंक्स हो और आगे कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन में भी ऐसे रैंक्स हो। पर देन स्टिल ये बहुत बहुत मेहनत वाला काम है जो आपने करा है। हाँ, तो बाकी जो पेपर आपके सब्जेक्टिव पेपर थे, जैसे कंपनी लॉ तो एमसीक्यू का बेस नहीं है, कंपनी लॉ में तो आपने सब कुछ लिखना ही है, तो उसकी लिखने की प्रिपरेशन आपने कैसे करी थी? सर जितने रिटन पेपर्स थे मेरे पास एक्चुअली टाइम बहुत कम था, मैंने क्लास थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। अच्छा। तो मैंने रिटन प्रैक्टिस ज्यादा नहीं की थी। मेरे सीए के पेपर्स के बाद मेरे को रिटन प्रैक्टिस का काफी था कि मुझे कैसे आंसर ड्राफ्ट करने, मेरे को कैसे आंसर प्रेजेंट करना है, वो स्किल मेरे पास। तो मुझे पता था मेरी राइटिंग मुझे नीचे नहीं लेके जाएगी।
तो इसलिए मेरा मेजर फोकस सिलेबस कवरेज पे था, बिकॉज मेरा बैकलॉग बहुत ज्यादा था। ठीक है। एंड रिवीजन था कि मैं अपनी 1.5 मंथ की leave के पहले एटलीस्ट 1 से 2 बार रिवाइज कर लूँ, ओके। ताकि मैं वो 30 से 40 डेज के ड्यूरेशन में हाँ। इजीली मस्त 3 से 4 रिवाइज करके पेपर लिखने बैठूँ। तो रिटन प्रैक्टिस में मेरा इतना फोकस नहीं था। नहीं बट था। जो स्टूडेंट फ्रेशली ऐसे प्रोफेशनल कोर्स एंटर कर रहा है उसको ये स्किल नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगा डेफिनेटली स्टार्टिंग डे 1 से ये राइटिंग प्रैक्टिस पे भी ध्यान दे, हाँ। ताकि and get to the and mark. this thing becomes even more important in the company secretary new syllabus, जहाँ पे 80% तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, वहाँ पे तो आपने सब कुछ लिख के आना है, एंड सिर्फ 20% ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का रह गया है। तो मेरे ख्याल से आने वाले जो जनरेशन है, तो नेक्स्ट लॉट जिसको हम लोग बोलते हैं, उनको तो रिटन प्रैक्टिस और ज़्यादा करना होगा। और जहाँ पे अगर उनके पास सिर्फ किताब हो और किताब के अंदर वो सिर्फ अंडरलाइनिंग करते रहें, तो अब मेरे को नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम के अंदर, अनटिल अनलेस दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी स्ट्रॉन्ग स्कूलिंग बैकग्राउंड, जहाँ पे उनकी इंग्लिश पे कमांड बहुत अच्छा है, लैंग्वेज को कमांड बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। अगर अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल से फिर बिना प्रैक्टिस किए हुए अगर आप एग्जाम में जाएंगे, तो स्टूडेंट विल फेस हेल लॉट ऑफ अ प्रॉब्लम इन द न्यू सिलेबस। व्हाट डू यू से? अग्रीड सर, 100% अग्रीड, तो 100%। ये चीज़ है। एक और आपके साथ जो अच्छा रहा वो ये था कि आपने जो सीए में लिखने की आदत डाली हुई थी, उससे आपको वो कंपनी सेक्रेटरी में उसका सपोर्ट मिल गया, बेनिफिट मिल गया। तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी कर रहे हैं, उनके लिए वर्ड ऑफ एडवाइस क्या, मतलब क्या करें, कैसे प्रैक्टिस करें, लिखने की भी प्रैक्टिस करें तो कैसे करें, थोड़ा सा वो बताओ उनको। टीचर का मैंने कितना इस रोल चीज को रहता है उसमें? हमारे प्रोफेसर ने हमको रिकमेंड करा कि जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, तो आपको एक चीज करनी है कि पास्ट ईयर पेपर्स उठाना है, उनमें से एक क्वेश्चन उठाना है रैंडम बिना प्रिपरेशन के, एंड उसको लिखना है अपने मन से। जितना आपको लगता है 4 मार्क का एक शॉर्ट नोट है, उसको लिखना है एंड उसको इंस्टीट्यूट के आंसर से कंपेयर करना है। ओके। एंड यस, एंड हमारे प्रोफेसर हमसे व्हाट्सएप पे मंगवाते थे जो भी अच्छा। हम लिखते हैं, और उसमें चेंजेस कराते थे। ये चीज को आप ऐसे ना लिख के अगर ऐसे प्रेजेंट करिए, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी राइटिंग स्किल्स ऐसे हो। और सेम चीज अगर व्यूअर्स भी अपने आंसर्स के साथ, अपने राइटिंग्स के साथ अगर करें, पास्ट ईयर पेपर्स में से क्वेश्चन उठा के सॉल्व करके सजेस्टेड के साथ कंपेयर करें एंड अपने स्किल्स को उस लेवल तक लेके जाएं तो एक्सेप्टेबल है। इसमें मैं थोड़ा सा इसमें बात को थोड़ा सा मैं अलग तरीके से रखना चाहूँगा। जो अगर हम लोग अपना कंपनी सेक्रेटरी का स्टडी मटेरियल देखें, या फॉर दैट मैटर सीए का है या सीएमए का है, उसके अंदर ना उन्होंने बहुत टिपिकल इंग्लिश लैंग्वेज लिखी होती है, एग्जैक्ट लॉ की भाषा लिखी होती है, और बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट के लिए, या स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल हो, वो एग्जैक्ट लैंग्वेज को याद करके, रेप्लिकेट करके वहाँ पे लिख के आना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो व्हाट आई जनरली बिलीव इज कि आपके पास सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, और उस चीज़ को आप अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख के आ रहे हैं, कीपिंग इन माइंड कि वो कुछ की वर्ड्स जो हैं आपने उनको यूज़ करना है। नॉट ऑल की वर्ड्स, बट सम की वर्ड्स आप उस पैराग्राफ के अंदर यूज़ करते हुए चले, तो मेरे ख्याल से वो अप्रोच होता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी साहब जो स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज है मैं एग्जैक्टली वो याद कर लूँगा और एग्जैक्टली वो एग्जाम में लिख के आ जाऊँगा, तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो नहीं हो सकता। बातें करने के लिए तो हम लोग कुछ भी बातें कर लेते हैं, लेकिन वो हकीकत है कि वो नहीं हो सकता। आप इसमें आपका व्यूज क्या है इस पॉइंट पे? हाँ सर, कंप्लीटली अग्रीड। हमारे मॉड्यूल स्टार्ट ही 700 पेजेस से होते हैं, और 8 सब्जेक्ट ऑब्वियसली। आज कर करके भी कितने याद करेंगे। ऑब्वियसली। तो अप्रोच मेरा यही था कि जो कीवर्ड्स हैं जो लेक्चर्स के टाइम में बार बार उठ के आते हैं, उनको अंडरलाइन करूं एंड मेक श्योर करूं जब आंसर लिखूं तो उन वर्ड्स को हाईलाइट कर दूं ताकि एग्जाम में मेरा दोनों का काम आसान हो जाए। हाँ, ये जो टिपिकल वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स, उनको हाईलाइट करते हुए चलें, ये अप्रोच इसमें हो सकता है, और तो ज़्यादा कुछ नहीं। बट देन अब ये बताओ, आपके घर पे आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा रहा जब पता चला कि हाँ 3rd रैंक है? उनका रिएक्शन कैसा था? आपकी जो सीए फर्म है, आपके प्रिंसिपल सर का रिएक्शन कैसा था इसके ऊपर? सर मॉर्निंग थोड़ा काम से गया था मैं, एंड डैड को भी थोड़ा अर्ली लीविंग था, थोड़ा बिजी थे वो, तो डैड फर्म पे थे अपने, एंड मैं घर पे था, काम से आ गया।
फिर पता चला रिजल्ट आई है, तो पहले रिजल्ट देखी तो मॉम खुश हो गई कि सब सब्जेक्ट में अच्छे आए हैं। हाँ। हम काफी लंच कर रहे थे, तभी मेरे फ्रेंड का मैसेज आया कि अच्छा। देख कि देखो रैंक आई है, तेरा नाम लिख। अच्छा। फिर अमित सर को, फिर कंटिन्यू फोन कॉल, कंग्रेचुलेशन। हाँ, नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत वाकई दिस इज़ अ मोमेंट टू एंजॉय। अब फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल भी है, आगे सीए भी है। भगवान करे दोनों आप अच्छे से क्वालिफाई करें, दोनों में रैंक्स हैं। नेक्स्ट व्हाट, आगे क्या करना है फिर? प्रैक्टिस करनी है, जॉब करनी है, क्या सोचा है इसके बारे में, या अभी कुछ सोचा ही नहीं है? सर अभी काफी 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 डर है चीज, बट ना मुझे दिखाई दे रहा है, आई सी माई सेल्फ प्रैक्टिस, आई डोंट सी माई सेल्फ आपकी एम्प्लॉयड, बट आवाज़ आई थोड़ी सी माई सी सेल्फ। क्रैक कर रही है, आवाज़ समझ नहीं है, दोबारा बताइए। सर अभी तो थोड़ा ब्लर है, तो क्लैरिटी से आइडिया नहीं है, बट ओके। आई सी माई सेल्फ मोर इन प्रैक्टिस। अच्छा, मोर इन प्रैक्टिस। हाँ, नहीं ठीक है, तो प्रैक्टिस किसकी, कंपनी सेक्रेटरी की करेंगे या सीए की करेंगे? क्योंकि 2 डिग्री अगर आपके पास है तो प्रैक्टिस आप एक ही कर सकते हो, दोनों की नहीं कर सकते आप। हाँ हाँ, सीए की प्रैक्टिस करूंगा सर, सीए सीए की की प्रैक्टिस प्रैक्टिस। करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जी कंपनी सर। सेक्रेटरी, इसमें एक थोड़ा सा मेरी तरफ से मैं ऐड ऑन करूंगा, हालांकि आपको बहुत सारे लोगों ने ये बात बताई होगी। साथ में आप एलएलबी अगर कर लेते हैं तो व्हाट हैपेंस इज कि जो सीए की प्रैक्टिस में ना, जो एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती है, इनकम टैक्स रिटर्न भर दी किसी की, या जीएसटी का काम किसी के लिए हम लोगों ने कर दिया, किसी की अकाउंटिंग कर दी, ये जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, इसके इससे हट के थोड़ा सा अगर आप सोचें तो उसमें आप क्या करें कि मैं ये सलाह दूंगा आपको कि जो लिटिगेशंस वाला काम है, जहाँ पे लिटिगेशंस आ जाते हैं, केसेस स्क्रूटनीज में जाते हैं, या अदरवाइज जो कोर्ट कचहरी में केसेस जाते हैं, तो वो लिटिगेशन वाला अगर आप प्रैक्टिस करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें ऑब्वियसली सीए है, आप उसकी नॉलेज है, लॉ की नॉलेज आपके पास है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग एलएलबी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने कोर्ट में जाके अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप नहीं कर पाएंगे। फॉर दैट यू नीड टू बी एन एडवोकेट। तो अगर एडवोकेट होने के लिए देन वो एलएलबी है, देन बार काउंसिल है, तो वो सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल से दिस फील्ड इज़ वेरी गुड। अगर आप लिटिगेशंस के तरफ जाते हैं अपनी प्रैक्टिस में भी, तो बहुत बहुत अच्छा स्कोप है उसके अंदर। एंड मोर सो जीएसटी का लिटिगेशन तो भी स्टार्ट हो रहा है। अभी तो जीएसटी की केसेस आए नहीं हैं, आने हैं, और उसके फिर रिप्लाईज जानी हैं। तो जीएसटी लिटिगेशन जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, मेरे ख्याल से आप जैसे जो होनहार स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा ब्राइट होते रहेंगे। तो एक बार सोचना, इसके बारे में बात करना अपने घर पे, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने प्रोफेशनल सर्कल में, कि हाउ अबाउट डूइंग एलएलबी एंड देन बार काउंसिल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एडवोकेट, एंड देन यू स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग योर क्लाइंट्स इन द कोर्ट। लिटिगेशन वाला जो काम है वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मेरे प्रिंसिपल एक्चुअली इसी में एक्सपर्टीज देते हैं। अच्छा, अरे वाह, तो ये और अच्छी बात है ये तो। हाँ नहीं तो फिर उसमें तो आपने फिर वो अपील्स वगैरह ड्राफ्ट भी करी होंगी बहुत सारी। एक्चुअली फर्म के डिविजन है, मैं टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ। ये लिटिगेशन का थोड़ा डिपार्टमेंट अलग है, तो मेरे को वहाँ इतना नहीं है, या डेफिनेटली फ्यूचर में नहीं, पर डेफिनेटली आप वो उस रास्ते पे अगर आप चलते हैं तो आई थिंक ओनली द स्काई विल बी द लिमिट फॉर यू पीपल। डेफिनेटली। हाँ, और बाकी हाउ वाज द एक्सपीरियंस कंपनी सेक्रेटरी की सारी क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आप कुछ कह रहे थे थोड़ी देर पहले। सर सारी क्लासेस का एक्सपीरियंस बहुत 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 अमेजिंग था। टीचर्स बहुत वार्म, टीचर्स बहुत गाइडिंग, नर्चरिंग थे। डाउट्स के लिए हमेशा ओपन थे। जब भी मुझे गाइडेंस लगी, जब भी मैं हेल्प लगी, हर एक टीचर लाइक ऑन फ्रंट फुट था मेरी हेल्प करने की। एंड लाइक ये रैंक मेरी नहीं, ये रैंक हमारी। हाँ, आपके बिना मैं ये नहीं कर सकता। खाली नाम मेरा है, बाकी नहीं, पर मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि अगर कुछ भी स्टूडेंट के साथ अच्छा रहता है या बुरा होता है, किसी का रैंक आया, जैसे आपका रैंक आया, या कोई स्टूडेंट फ्लंक करता है, तो उसमें ना स्टूडेंट और टीचर दोनों की एक पार्टनरशिप होती है। और उस पार्टनरशिप में व्हाट आई सीरियसली बिलीव इज कि अराउंड 70-75% जो रोल है वो स्टूडेंट का होता है, और अराउंड 25-30% रोल जो है वो टीचर का है।
तो अगर आपका जो ये रिजल्ट है, इतना अच्छा रिजल्ट है, थर्ड रैंक है, तो उसमें अराउंड 72 मतलब व्हाट आई विल से 70 to 75% कंट्रीब्यूशन आपका है, आपने मेहनत करी है. एंड वी एज अ फैकल्टी मेंबर्स वी माइट मस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड एंड आवर कंट्रीब्यूशन वुड बी अराउंड 25 to 30%, दैट्स इट. लेकिन उसके अंदर ज़्यादा मेहनत आपने करी है. सर जिसके पास आपके जैसे टीचर्स की दुआ हो, फिर उसको कोई कौन कैसे रोक सकता है? नहीं, कोई वो कैसे रोक? ठीक है, गॉड ब्लेस यू. एंड वो जो गुड विशेस है वो हमेशा आपके साथ रहेंगी फ्यूचर में भी. एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. एंड लास्ट नोट में अपने जूनियर्स को कुछ अगर कहना हो एक लाइन के अंदर कि क्या करें, कैसे अब पढ़ाई करें, कैसे आगे बढ़े, वन स्मॉल थॉट अपॉन दिस थिंग. लास्ट इसको हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं उससे पहले. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वुड बी अप्रोच. कि आप अगर अपना अप्रोच पॉजिटिव माइंड से चालू करें, अपने टीचर्स की बातें ऑनेस्टली पूरे दिल से माने, जैसे वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं, जैसे वो आपको गाइड कर रहे हैं, आप उनकी बातें होल हार्टेडली ऑनेस्ट फॉलो करेंगे, चांस ही नहीं है कि आप फेल हो सकते. अगर आप एक टीचर की बात, तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि सारे सारे व्यूअर्स को कि एक पॉजिटिव माइंड से अपने सारे टीचर की बातें बस ऑनेस्टली मानिए, गिव इट अ शॉट एंड जस्ट बिलीव इन गॉड, ही विल हेल्प यू. ही वोंट लीव यू अलोन. आप मेहनत करेंगे, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा. मेरे को ठीक आपको है. बस एक डायरेक्शन चाहिए एंड टीचर आपको डायरेक्शन देंगे. तो या थैंक्स फॉर शेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल थॉट. एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो मेरे को स्टार्टिंग में पूछ लेनी चाहिए थी. आर यू डन विद योर ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन हो गया आपका या अभी चल रहा है? क्या कहाँ पे नहीं आप? सर, मैं अभी 20 मार्च से मेरे फाइनल सेमेस्टर एग्जाम. अच्छा, कौन सा ईयर आपका उसमें? थर्ड ईयर सर. अच्छा, यू आर इन थर्ड ईयर. ओके, दैट्स वंडरफुल. तो मतलब अभी आपका कॉलेज भी चल रहा है. और देखिए यहाँ से एक बातों बातों में से बात निकल के आती है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं साहब, कॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो सीए कर रहे हैं या फॉर दैट मैटर कंपनी सेक्रेटरी कर रहे हैं एंड वी डोंट रिक्वायर टू डू ग्रेजुएशन, हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी कि हम ग्रेजुएशन करें. तो वो सारे स्टूडेंट्स जो इस समय ये वीडियो देख रहे हैं और जो सीए के साथ ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि साहब हमें तो सिर्फ सीए करना है, ग्रेजुएशन में क्या रखा है, तो यू आर सैडली मिस्टेकन. तो एवरी स्टूडेंट जो भी सीए, सीएस, सीए में कर रहा है, यू मस्ट 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 डू ग्रेजुएशन साइड बाय साइड. वो ज़रूर होना चाहिए. आपके सामने है जश, जिनका जो ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में भी है. कौन से कॉलेज से हैं जश आप? सर एचआर कॉलेज चर्च गेट. कब में गेट में आवाज़ कट गई आपकी. सर एचआर कॉलेज चर्च गेट. अच्छा, चर्च गेट में जो कॉलेज है, चर्च गेट बॉम्बे में. जी जी सर. अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. माय सिस्टर शी स्टेज इन वाशी. वो मेरे ख्याल से वहाँ पे पिछले 27 सालों से हैं. शी इज़ पुटिंग अप इन वाशी. तो चलो कभी देखेंगे, अगर बॉम्बे आना हुआ तो एक बार आपको कॉल करके आपसे मिलेंगे ज़रूर. जरूर सर, जरूर. ठीक है. Best of luck and pay my regards to your parents as well, your siblings, your brothers, sisters and your mother and father. तो मेरी तरफ से उनको नमस्ते आप ज़रूर बोलिएगा and pay my regards to them. And best of luck for your future efforts and future endeavors. Hopefully you will come out with such beautiful and wonderful ranks in CA final as well as company secretary professional. Good luck to you. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Okay, bye bye.